हम पढ़ रहे हैं पच्चीस। हाउ टू रीड फेसेस, मैरी ओमस्टेड स्टैंटन, वॉल्यूम फर्स्ट है, थ्योरेटिकल पार्ट है भाई। और सेकंड चैप्टर चल रहा है जिसमें टॉपिक चल रहा है द लॉ ऑफ स्केलिनिज्म और परवर्जन, पेज नंबर 55 पे डॉक्टर अमित पाल भाई। और डेट हो गई है आज 24 जुलाई 2025। 55 पेज नंबर पे हमारा हेडिंग चलेगा पैराग्राफ। इसमें कह रहे हैं द ब्लेंडिंग और कोऑपरेशन ऑफ नेचर, आर्ट एंड साइंस इन द इवोल्यूशन ऑफ द ह्यूमन रेस इज शोन इन मैनी वेज। ब्लेंडिंग का मतलब होता है सम्मिश्रण, मिलावट, मिश्रण। मिश्रण बना। कोऑपरेशन कैसे एक दूसरे को सहयोग करते हुए नेचर, आर्ट और साइंस जो है ह्यूमन रेस के इवोल्यूशन में इनका कैसे योगदान है, कैसे कोऑपरेट करते हैं तीनों एक दूसरे को, नेचर, आर्ट एंड साइंस, वो कई तरीके से देखा जाता है। कैसे? बिल्कुल। To those accustomed to take the very limited view of art that it consists merely in painting, pictures, singing, acting, etc., the idea of man being in part an art product will appear strange, but this will seem plainer when it is stated that those born in barbarism are more nearly children of nature। हम्म। वो लोग जो कस्टम्ड होते हैं, जो आदी होते हैं, बहुत लिमिटेड नजरिया जिनका आर्ट को लेकर के होता है, दैट इट कंसिस्ट मियरली इन पेंटिंग, पिक्चर्स, सिंगिंग, एक्टिंग एटसेट्रा, जो मात्र आर्ट को यहाँ तक ही सीमित रहते हैं, पेंटिंग करने के लिए, पिक्चर्स को, सिंगिंग, एक्टिंग को एटसेट्रा। कह रहे हैं द हम्म। आइडिया ऑफ मैन बीइंग इन पार्ट एंड आर्ट प्रोडक्ट हम्म। विल अपीयर स्ट्रेंज। जो आइडिया है हम्म। मैन बीइंग का पार्ट हम्म। एंड आर्ट प्रोडक्ट के रूप में, वो बड़ा स्ट्रेंज सा, विचित्र सा है। बट दिस विल सीम प्लेनर, परंतु हम्म। ये जो है बिल्कुल सीधे सीधे सरलता के साथ प्रतीत होता हम्म। है जब हम करें व्हेन इट इज स्टेटेड दैट दोज बोर्न इन बारबेरिज्म आर मोर नियरली चिल्ड्रन ऑफ नेचर। जब हम इसको वहां जाकर के कहते हैं या देखते हैं, जो जो बारबरिज्म का मतलब होता है जो अभी सभ्यताओं से दूर हैं, जो नेचुरल स्टेट में है, गवा। जो असभ्य हैं, गंवार, अभी उनको गंवार भी बोल सकते हैं। जब हम वहां जाकर के हम्म। देखते हैं बारबरिज्म में, तो देखते हैं कि वो नियरली चिल्ड्रन ऑफ नेचर हैं। वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे नेचर की सीधे पैदाइश है, नेचर के बहुत नजदीक हैं। हम्म। कह रहे हैं दोज बोर्न इन सिविलाइजेशन आर मोर नियरली हम्म। चिल्ड्रन ऑफ आर्ट। और जो सभ्यताओं हम्म। में पैदा होते हैं, सिविलाइज सोसाइटी में पैदा होते हैं, तो वो नियरली चिल्ड्रन हम्म। ऑफ आर्ट कहलाते हैं। दैट इज बोर्न अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एजुकेशन एंड रिफाइनमेंट एंड आर हैंस कल्टिवेटेड प्रोडक्ट्स प्रीपोंड्रेंस बाय प्रीपोंड्रेंस। और जो अमित भाई हम्म। सिविलाइजेशन के थ्रू पैदा होते हैं, जिनमें एक आर्ट को यूज किया गया है, जो कि एजुकेशन हम्म। और रिफाइनमेंट के प्रभाव में पैदा हुए हैं जी करके, उन्हें हम्म। कहा जाता है कल्टीवेटेड प्रोडक्ट। और पहले वालों को जिनमें कोई हम्म। आर्ट का उपयोग नहीं करा, वैसे ही अपने नेचर के तरीके से ही आगे बढ़ रहे हैं पैदा होते हुए, उन्हें चिल्ड्रन ऑफ नेचर कहा गया। जो आर्ट को यूज हम्म। करके पैदा करे गए बच्चे या सभ्यताएं आगे बढ़ रही हैं, उन्हें कल्टीवेटेड प्रोडक्ट कहा गया प्रमुखता से। और आगे कह रहे हैं चिल्ड्रन हम्म। हुज पेरेंट्स हैव इंटरमैरिड अकॉर्डिंग टू द लॉज ऑफ फिटनेस एंड अडेप्टेशन with the हम्म। intention of becoming the progenitors of superior offspring are more particularly the product of science। और गजब की बात यह है
कह रहे हैं कि वो बच्चे जिनके पेरेंट्स शादी करते हैं, इंटर मैरिड करते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ फिटनेस एंड अडेप्टेशन, जिन पेरेंट्स की शादी फिटनेस को देखते हुए, अडेप्टेशन को देखते हुए की जाती है और इस इंटेंशन के साथ की जाती है कि ये सुपीरियर ऑफस्प्रिंग के पैदा जनक बनेंगे, प्रजनक बनेंगे, पैदा करने वाले। तो कह रहे हैं ये जो है मोर पर्टिकुलरली ये प्रोडक्ट होते हैं साइंस के। अब नेचर, आर्ट और साइंस हमें क्लियर समझ में आ गई। नेचर के वो हैं जो वही पैदा होते रहे, आर्ट के वो हैं जिनमें थोड़ा सा सिविलाइजेशन और रिफाइनमेंट यूज करा, और साइंस के बच्चे वो होते हैं जो बहुत ही ज्यादा फिटनेस और अडेप्टेशन को ध्यान में रखते हुए माँ बाप को नजदीक लाया जाता है, जिनके वो बच्चे पैदा होते हैं, वो प्रोडक्ट ऑफ साइंस कहा स्टैंटन ने। कह रहे विद ए सबऑर्डिनेंस ऑफ नेचर एंड आर्ट इंटरमिंगल्ड इन देयर मेकअप, और इन बच्चों में जो साइंस के प्रोडक्ट हैं उनमें नेचर का पार्ट और आर्ट का पार्ट वो इंटरमिंगल रहता है, लेकिन थोड़ा बहुत रहता है। सर चिल्ड्रन में नोट है ना, सबऑर्डिनेंस में रहता है, सब डोमिनेंस में, यहाँ प्रभावी नहीं रहती नेचर वाली भावनाएं। और वो कह रहे सच चिल्ड्रन में नॉट नेसेसरीली बी सुपीरियर टू ऑल अदर चिल्ड्रन बट आर अनडाउटेडली सुपीरियर टू व्हाट आइदर ऑफ दोज पेरेंट्स वुड हैव perpetuated had they intermarried with more unsuitable mates। स्टैंटन यहाँ एक बात जरूर कह के चल रही है कि इस बात की कोई गारंटी नहीं है, ये बहुत जरूरी नहीं है कि ये बच्चे जो साइंस के होंगे ये और सबसे सुपीरियर ही पैदा होंगे, ऐसा नहीं है। परंतु इसमें कोई शक नहीं है कि ये सुपीरियर होंगे उनसे जिनके पेरेंट्स जो है आगे बढ़ते हैं इंटरमैरिड के लिए अनसुटेबल मेट्स के तहत। जहां सुटेबिलिटी नहीं है, जहां अनसुटेबल कपल है, अनसुटेबल मेटिंग हो रही है, उनसे तो ये सुपीरियर ही होंगे। हाँ ये बात जरूर है कि इसकी ऐसा नहीं है कि ये बच्चे सुपीरियर ही हो दूसरे बच्चों से। कई बच्चे आपने देखे होंगे नेचर के पैदाइश, नेचुरल तरीके से पैदाइश हुए भी सुपीरियर हो सकते हैं, लेकिन अपनी बात को यहाँ ये कह रही हैं कि जो अनसुटेबल जोड़े बन जाते हैं, अनसुटेबल मैटिंग होती है, बेवक्त का जो मिलन होता है माँ बाप का, उससे हुई पैदाइश बच्चे से ये सुपीरियर ही होंगे। अब आप देखो ना, जैसे बहुत निचले स्तर पे चले जाओ, जैसे जो झुग्गी झोपड़ी, वहाँ ऐसे ही हो रहे हैं बच्चे, नेचुरल तरीके से, अनसुटेबल तरीके से। और नेचुरल तरीका अमित हो रहे हैं। आपके आवाज क्लियर नहीं हो रही तो थोड़ा क्लियर कर। हाँ नेचुरल यानी कि उसको नेचुरल कहेंगे, नेचुरल नहीं कहेंगे, नेचुरल ही कहेंगे। हाँ नेचुरल कहेंगे और अनसुटेबल मेटिंग कहेंगे। दारू पी के मिल रहे हैं, झगड़ा करके मिल रहे हैं, जबरदस्ती मिल रहे हैं, बेवक्त मिल रहे हैं, वो सब अनसुटेबल मेटिंग है। और एक वो वेल प्लान हो रही है जी। हाँ तो साहब हैं सारे वो देख के पहले ऋषि मुनि की मदद करते थे, राजा महाराजा या उस समय की सोसाइटी सलाह लेती थी कि साहब हमें अब संतान उत्पत्ति करनी है, कब हम योग बनाएं अपना। तो वो सारा कुछ वो देख के समय के हिसाब से कैलकुलेट करके उन्हें एक रास्ता दिखाते थे अमित भाई, जिससे बहुत अच्छी अच्छी संतान पैदा होती थी। और आज भी देख रहा हूँ ना मैं, आज डिलीवरी का चल रहा है ये बहुत कुछ, कि उस टाइम पे होनी चाहिए, इस टाइम पे होनी चाहिए, इस दिन होनी चाहिए, ऐसे होनी चाहिए। हाँ थोड़ा सा कोशिश कर रहे हैं। ये मीटिंग के लिए होनी चाहिए, ये मीटिंग के लिए होनी चाहिए, ना कि डिलीवरी के लिए होनी चाहिए। आगे कह रही है स्टैंटन के द लॉ ऑफ नेचुरल सिलेक्शन सो हैप्पीली इलेबोरेटेड बाय मिस्टर डार्विन
is the method which nature pursues to improve the human race and all races in accordance with the law of progressive development, which it appears is one of the most important factor in carrying forward the evolution of the race towards a higher grade of development. ये जो नेचुरल सिलेक्शन का जो नियम है बड़ी खुशी के साथ एलेबोरेट करा गया था, प्रसन्नता के साथ एलेबोरेट किया गया था मिस्टर डार्विन के माध्यम से। उनके मेथड में नेचर का एक पर्पज होता था इंप्रूव करना ह्यूमन रेस को या सभी रेसिस को लॉ ऑफ प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट के तहत, विच इट अपियर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर था कैरी फॉरवर्ड करने में इवोल्यूशन को प्रजातियों की टुवर्ड्स हायर ग्रेड ऑफ डेवलपमेंट की तरफ। Those born under the spontaneous operation of this law are almost purely natural product. और वो लोग जो स्वतः ऑपरेशन के तहत जन्म ले लेते थे इस नियम के हिसाब से, वो प्योरली नेचुरल प्रोडक्ट कहे जाते थे। अच्छा अमित भाई, नेचर का भी कदम गलत नहीं था। नेचर के कदम को दो तरीके से हैम्पर किया गया। एक तो ये माना गया स्टैंटन के द्वारा कि नेचुरल तरीका प्रोग्रेसिव डेवलपमेंट का वो एक तो स्लो है। स्टैंटन कह रही है कि अगर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो हम बहुत जल्दी ही इम्प्रूवमेंट ला सकते हैं अपने प्रजातियों में। एक तो ये कहना है स्टैंटन का, जितना भी है। दूसरा तरीका ये है अमित भाई कि जो नेचुरल तरीका एक तो स्लो है, और दूसरा यह है कि इंसान ने नेचर को सिलेक्शन में हस्तक्षेप कर रहा। पहले क्या था, नेचुरल तरीका ये था सिलेक्शन करने का कि 6 बच्चे पैदा होते थे, 2 बचते थे मोस्ट एफिशिएंट और मोस्ट क्वालिटी वाले, 4 को नेचर वापस ले लेती थी, डेथ होती थी बहुत बच्चों की। आज की डेट में 6 बच्चे पैदा होते, 6 के 6 जिंदा चाहिए लोगों को, है भैया। जो अनफिट था नेचर उसे वो नेचर उसे कहती थी तो वापस आ जा। जो फिट है वो रहेगा। पहले होता ये था कि 6 बच्चों में से 8 बच्चों में से 2 या 3 बचते थे, और भाई वो 100 साल जीतते थे अमित फिर। हाँ जी। और आज की डेट में 6 में से 6 बच रहे हैं, 60 साल 50 साल 55 साल में निपट जा रहे हैं सारे जी। बिल्कुल। तो 2 तरीके से हस्तक्षेप करा इंसान ने जी। मेरे को एक लॉ ऑफ स्केलिज्म पढ़ने से एक अंडरस्टैंडिंग और समझ आई कि आप देखना, जैसे एक घर में पहले बेटी हुई, ठीक है, फिर दोबारा बेटी हुई, दोबारा प्रेग्नेंट हुई तो दिमाग में हलचल होने लगी, टेस्ट करा, ठीक है, टेस्ट करा लूं तो पता चला फिर लड़की थी, एबॉर्ट करा लिया, दोबारा प्रेग्नेंट, चौथी बार प्रेग्नेंट हुई, फिर चेक कराया तो फिर पता चला लड़की हो गई, फिर एबॉर्ट करा लिया, 5वीं बार जब प्रेग्नेंट हुई तो उसमें लड़का आ गया। अब वो लड़के होने की दुनिया भर की दवाइयां फवाइयां भी खाती हैं आजकल लड़कियां। तो जब वो 5वीं बार, भले ही वो दवाई का कोई असर नहीं था, लेकिन 5वीं बार जब वो लड़का हुआ तो वो 100% नल्ला पैदा होगा। आप अपनी रिलेटिव में, अपने मोहल्ले में नजर निकाल के देखना, वो साले नल्ले पैदा हो गए, उन्होंने घर बर्बाद कर दिया है। इनएफिशिएंट हाँ, अच्छा अक्षम रहेगा। हाँ, अक्षम ही रहेगा वो। मैं तो मरीजों में देख रहा हूँ, अपने रिलेटिव में देख रहा हूँ, रिश्तेदारी में देख रहा हूँ, आपको 90% वो बिल्कुल ऐसे दिखाई देंगे जिन्होंने घर बर्बाद कर रखे हैं। क्योंकि आप यहाँ पे नेचर के अगेंस्ट जाके जो वो डेथ करके उसको लेके आए हो ना घर के अंदर, वो देगा ही नहीं वो। नेचर कहती है भुगत तो खुद। हाँ, अब एक बात तो यहाँ पे आ गई, दूसरी बात आप देख कि नहीं हो रहे बच्चे, IVF करा लिया, वो बच्चे भी जीने नहीं देंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल दोस्त।
है ना, वो बच्चे उस घर में सुख शांति नहीं दे सकते जो एक नेचुरल प्रोसेस से आया है। हाँ अगर मैं जो वो पहला वाला एग्जांपल दे रहा हूँ कि नल्ला पैदा होगा, हाँ वहां वो एबॉर्ट ना कराती, हाँ, उस लड़की को भी पैदा करती, तीसरी वाली को भी, चौथी को भी, और पांचवी को उस लड़का अगर आया है उस घर में वो सफिशिएंट, पांचवें नंबर, वो मजबूत होके ही आता अपने तरीके से। वो वो घर में वो सुख शांति देगा जो वो माँ बाप चाहते थे, हाँ, है हुआ ना। भी तो ऐसा, 6 6 7 7 बहनों के बाद मजबूत बेटा पैदा हुआ नेचुरल वो तरीके बच्चे से, पैदा, लेकिन उन्होंने मारी नहीं। हाँ, उन्होंने पहले बच्चों तो को मारा नहीं। लॉ ऑफ स्केलिज्म की अंडरस्टैंडिंग से ये भी बात समझ आई कि यहाँ हाँ। जहाँ 6 लड़कियों के बाद अगर लड़का है हम्म, तो वो शायद ठीक है, अगर वो ठीक है तो उन्होंने वो सीधे रास्ते चल के पैदा करा है। हाँ अगर हाँ, 3 के बाद भी अगर वो हराम है तो वो इसका मतलब उन्होंने वहां पे ना गड़बड़ी करी, कुछ वो गड़बड़ सीधे करी। लाया। और फिर डिग्री ऑफ हरामीपन भी तो होगा, कुछ कम हराम होंगे, हाँ कुछ बिल्कुल बर्बाद कर देगा, फिर वहां भी ऐसा लगता है यार तुम तो गलत कह रहे दिखो। हाँ, भाई कमी तो जरूर आएगी उसमें, चाहे वो बिल्कुल कम डिग्री पे आएगी, आवे, चाहे वो दिखे ना आपको। चाहे वो दिखे नहीं आपको। हाँ, देखो भाई बात यह है, नेचर का नियम तोड़ा तो क्षमा नहीं है, उसका दंड निश्चित है। हाँ, निश्चित है। बस बात ये है पूरी। चलो बिल्कुल यहीं रुकते हैं बिल्कुल। दोस्त, राम राम भाई। राम राम भैया।